पता नहीं कन्याकुमारी के साथ मेरा क्या कनेक्शन है कि हर साल किसी न किसी वजह से यहाँ आना हो ही जाता है। इस साल भी जब मॉनसून में हम कहीं घूमने के बारे में सोच ही रहे थे तो सबसे पहले कन्याकुमारी और रामेश्वरम का नाम ही दिमाग में आया। पर क्यों? क्योंकि भारत में और कोई जगह नहीं है जहां आप एक ही स्थान पर खड़े होकर 3 समुंदर को एक साथ मिलते हुए देख सकते हैं। क्योंकि सागर के किनारे उगते सूरज की पहली किरण को देखना और लहरों को आकर किनारों की चट्टानों से टकराते हुए देखने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। या फिर शायद इसलिए कि मैं कुछ पल इस समुंदर की शांति में खोकर बिताना चाहता था। तो चलिए एक बार फिर आपको भी साथ लेकर चलते हैं बेंगलोर से कन्याकुमारी की इस सफ़र में। स्वागत है आपका स्पाइस रूट डायरीज के एक नए रोड ट्रिप के एपिसोड में। 7 अगस्त की शाम 8:30 बजे हमने अपने अपने बैकपैक्स बांध लिए बेंगलोर से कन्याकुमारी तक की 650 किलोमीटर की एक लंबे सफ़र के लिए। इस बार रोड ट्रिप में मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी शामिल थे। हमने इस रोड ट्रिप की प्लानिंग कुछ ऐसे बनाई थी कि 8 अगस्त सुबह सुबह का नाश्ता मदुरई में करनी थी और उसके बाद सीधे कन्याकुमारी की ओर निकलकर दोपहर 12 बजे तक होटल में चेक इन कर लेनी थी, ताकि उसी दिन शाम को हम स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की सैर कर सकें। पर उसी दिन ही क्यों? ठीक वैसे ही हम लोग प्लान के अनुसार रात के 11 बजे बेंगलोर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों को छोड़कर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। सफ़र की पहली रुकावट बनी अत्तीबेले टोल प्लाजा पर गर्म चाय की एक कप। अभी यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कुछ कॉफ़ी चाय वगैरह पी के खुद को रिचार्ज करेंगे। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होगी, फुल नाइट ड्राइव टू कन्याकुमारी। मेन चैलेंज है रात की नींद। अभी रात में नींद कब आएगी, किसको किस टाइम में, कोई कुछ नहीं जानता। रात की ड्राइव की सबसे बड़ी रुकावट सड़क की ट्रैफिक नहीं होती है, बल्कि होते हैं नींद। और उस नींद से लड़ने के लिए हम तीनों ने स्टीयरिंग के साथ साथ बातों का सिलसिला भी चलाए रखा। कहानी, हंसी मजाक और कभी कभी जिंदगी के बातों के बीच बीच ब्लैक कॉफ़ी की चुस्कियों ने हमें रात भर जगाए रखा। वैसे तो जीपीएस हमें नेशनल हाईवे 44 छोड़कर नेशनल हाईवे 844 लेने के लिए गुमराह कर रही थी। उस हाईवे पे भले ही धर्मापुरी तक की दूरी हम लोग को कम दिखा था, पर रात के उस वक्त हम लोग ने अपना जाना पहचाना नेशनल हाईवे 44 पर टिके रहना ही ठीक समझा। और ठीक इसी तरह रात अपनी रफ्तार में बहती रही और उसके साथ हमारी गाड़ी भी। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम होसूर से धर्मापुरी तक आके पहुँच के अपना पहला बायो ब्रेक लिए। थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, कॉफ़ी जो बनाया हुआ है गाड़ी में वो पियेंगे। उसके बाद फिर जर्नी पे कंटिन्यू करते हैं। मदुरई सुबह 7 बजे तक पहुँचना है, वो टारगेट है। इस सफ़र में हाईवेज पर एक अलग ही चुनौती आपके सामने आती है, जब आपको पवन चक्की के बड़े बड़े पंखों को लेके जाती हुई ट्रकों के पास से गुजरना पड़ता है। पर सुबह की सुनहरी रोशनी में जब सड़क के दोनों ओर इन विशाल पवन चक्कियों के पंख धीरे धीरे घूमते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश ही मानो हमारे साथ सफ़र कर रहा है। ये हवा से बातें करती हुई चक्कियाँ अपने विशाल पंख को फैलाए हमें इस रास्ते के अंत तक चुपचाप संग देती रहती है। और फिर डिंडीगुल पहुंचते हुए हमारी आंखों और हाथों ने जवाब दे दिया था। अभी सच में लग रहा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत नींद आ रही है। अभी हम लोग डिंडीगुल से और 50 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक चाय की टपरी है। यहाँ पे बस कहीं पे गाड़ी रख के थोड़ी आंखें बंद करने के लिए जगह ढूंढ रही थी, और जब आंखें खुली तो खुद को मदुरई के टेम्पल सिटी रेस्टोरेंट के अंदर पाया। सच कहूँ तो यहाँ का डोसा और चटनी ने मानो जान में जान डाल दी। एक्चुअली यहाँ पे चटनी का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग भगा रहे हैं पूरा कन्याकुमारी की तरफ। हम लोग का टारगेट है कि ऑलमोस्ट दोपहर एटलीस्ट 1:30 बजे तक पहुंच पाए। मदुरई से आगे बढ़ते ही सामने आने लगती है सैकड़ों पवन चक्की। हवा के साथ घूमते हुए इसके पंखे और उनके पीछे फैली पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि किसी कलाकार ने हमारी रास्ते को रंगों से सजाकर कैनवस पर उतारा हो। अभी टाइम कम था, नहीं तो यहाँ पे ड्रोन शॉट लेता। ड्रोन शॉट लेने का टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि टाइम से पहुँचना है जैसे बोला मैंने। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम लोग पहुँचे भारत भूखंड की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पे। बेंगलोर से 650 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद आप जब नेशनल हाईवे 44 की अंतिम छोर तक पहुँचते हैं तो सामने फैली हुई हिंद महासागर की नीला जल मानो बाहें फैला के आपको कन्याकुमारी में स्वागत करते हैं। फिर होटल के चेक इन फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद अपने औसम से रूम में सामान रख के हम लोग रॉक मेमोरियल की तरफ जर्नी स्टार्ट किए। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ सारे बोट पोम्पुहर शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर से छोड़ती है। इसकी टिकट्स हम लोग ने ऑनलाइन में पहले ही बुक कर दी थी ताकि हमें लंबी लाइनों में लगनी ना पड़े। टिकट यहाँ पे 100 रुपये का है और 300 रुपये का है। 300 रुपये का VIP टिकट है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट भी करते हैं वो भी 300 रुपये का ही पड़ता है। तो हम लोग के पास टिकट तो ये है, बट इसको स्कैन करने के लिए बोला गया है, तो स्कैन करके फिर टिकट मिलेगा। समुंदर का उछाल देखिए कितना हो रहा है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे तैर के उस पत्थर पे गए थे जहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं। पत्थर पे तैर के जाके फिर मेडिटेशन किया था 3 दिनों तक, दिसंबर का 25, 26 और 27। और उसी दिन को यहाँ पे द रिजोल्यूशन ऑफ 1892 कहा जाता है। इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, फॉलो योर हार्ट। स्वामी जी की ये वाणी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़कर इमोशन, इंट्यूशन और पर्सनल वैल्यूज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने इस चट्टान पर ध्यान लगाकर अपने जीवन का महान उद्देश्य पाया, भारत की सेवा और मानवता का उत्थान। उसी संकल्प के प्रतीक में उनके जन्मशती पर 1970 में ये स्मारक तैयार हुआ, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है एकता और मानवता की। 1888 में स्वामी विवेकानंद जी अपना घर छोड़ के परिव्राजक बने, एज ए सेंट बने, भारत का भ्रमण करने के लिए, भारत के लोगों को अच्छी तरह से जानने के लिए, भारत के लोगों का कष्ट समझने के लिए। 1892 में वो बेंगलोर होते हुए फिर रामेश्वरम में पूजा देके फिर आके केप कॉमोरिन में आके पहुँचे, और फिर तैर के जो समुंदर आज हम लोग क्रॉस करके आए, वो समुंदर तैर के फिर यहाँ पे आके मानवता का उद्धार के लिए वो क्या कर सकते हैं, इसी सोच में वो मेडिटेशन किए, ध्यान किए। और ध्यान का दिन 3 दिन था, दिसंबर का 25, 26 और 27। इसीलिए उसी 3 दिन कन्याकुमारी में सेलिब्रेट किया जाता है एज रिजोल्यूशन डे। इस रॉक मेमोरियल पे कुल मिलाकर 3 मंडपम हैं। पहला है श्रीपाद मंडपम, जहाँ देवी कन्याकुमारी जी की पद चिन्ह मिलते हैं। दूसरा है विवेकानंद मंडपम, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। और तीसरा है ध्यान मंडपम, जहाँ आप आके शांति और ध्यान का अनुभव कर पाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास खड़ी है 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति। तमिल साहित्य के इस महान कवि की यह प्रतिमा उनकी अमर कृति थिरुकुल्लर की 133 अध्याय को समर्पित है। देखिए अभी मेरे पैर को, मतलब कहाँ से चल रहे हैं, क्या बना दिया है। रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के बीच बना गया ग्लास ब्रिज हर पर्यटक को रोमांच और उत्साह से भर देता है। पारदर्शी फर्श पर चलते हुए नीचे लहरों से टकराती समुद्र की गहराई को देखना
वाकई में एक अविस्मरणीय अनुभव है। तो शायद मैं आपको अब तक कन्विंस कर पाया हूँ कि हर साल मैं यहाँ पे क्यों छूटा चला आता हूँ। और अगर अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो वेट कीजिए मेरे अगली कहानी का।